Good afternoon, everyone. आफ्टरनून सर। आवाज आ रही है? गुड आफ्टरनून सर। चलो बेटा। चलो बेटा, तो शुरू करते हैं हम कहानी। बेटा, जो प्रीवियस क्लास थी हमने यहाँ पे एंड किया था। बिल्कुल बेसिक बेसिक टर्म्स हम देख रहे थे और एक बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा था। क्या कि किसी भी मैग्नेट को यदि हम कट करें तो परपेंडिकुलर कट करूँगा हाफ बीच में से, तो वो दो टुकड़ों में टूटेगी, बट दोनों का मैग्नेटिक पावर रिमेन रहेगी। मतलब मैग्नेटिक पावर दोनों की इंटेक्ट रहेगी। सॉरी, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और यदि एक से अलोंग द रोड यदि कट करेंगे तो मैग्नेटिक पावर पोल्स की आधी आधी हो जाएगी। मेरे ख्याल से बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है और याद रखने का बेसिक कॉन्सेप्ट। आई होप क्लियर है बेटा, आसान है याद रखना इसको। नेक्स्ट देखो सभी बच्चे। बेटा जैसे अब जैसा कि मैंने आपको बताया, एक बात बताओ, दो चार्ज है जिनका मैग्नीट्यूड है Q1 Q2 और दोनों के बीच की दूरी हो R, तो इनके बीच में फोर्स कितना लगता है? तो आंसर आएगा सर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यही तो वैल्यू होती है। यहाँ हम भूल गए ये भी। यस सर। नॉर्मल से बेटा इसी तरह क्या होता है सॉरी बेटा, कोई भी मैग्नेट हम देखें तो ऐसे समझो बेटा, दो मैग्नेट के अपोजिट पोल्स या सिमिलर पोल्स पास में है। तो मैं सिमिलर पोल्स लेता हूँ। कैसे हो बेटा, आप सिमिलर पोल पास होगे तो रिपल्शन होगा, अपोजिट होंगे तो अट्रैक्शन होगा। तो मैं ऐसे मान लेता हूँ। और सपोज करो बेटा, जो सबसे नियरेस्ट पोल है उनके बीच की दूरी है R और इनकी पोल स्ट्रेंथ है M1 M2। एक की पोल स्ट्रेंथ M1, एक की M2। तो सिमिलरली बेटा, जैसा कुलम्स फोर्स होता था वैसे ही मैग्नेटिक फोर्स भी इन दोनों पोल्स के बीच लिखा जाता है। दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। मैंने आपको बताया था जैसा चार्ज होता है वैसा ही पोल स्ट्रेंथ होता है। ये हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे। तो देखो बेटा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। जहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को K बोलो और इस K की वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो ध्यान रखो बेटा, कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आती है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में K की वैल्यू क्या होती थी? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। याद है क्या? यस सर। तो बेटा याद रखने के लिए, जैसा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट का होता है वैसा काम म्यू नॉट का होता है। जो काम 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट का होता है वह काम म्यू नॉट का होता है। तो बेटा जैसा काम m का वैसा ही काम किसका हो गया? वैसा का वैसा ही काम हो गया कांस्टेंट का। ठीक है, तो जैसा काम Q वैसा काम M, ये याद भी रखना है। जैसा काम K मतलब 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट का वैसा काम म्यू नॉट का। तो देखो बेटा, K को 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख के 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट को म्यू नॉट रखेंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। म्यू नॉट की वैल्यू हमें याद ही है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷। क्लियर बेटा? बहुत बेसिक है। देखो जैसा चार्ज होता था वैसा ही यहाँ सब चीजें होती है, एग्जैक्टली सेम तरीके से होती है, जो हमें याद रखना है। अच्छा, तुम्हें ये थोड़ा बहुत पुराना याद हो तो बताओ। मान लो ये मैग्नेट है, यही नॉर्थ और साउथ मान लो ऐसा है। इस पोल से बेटा R दूरी पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो क्या होगा? मतलब मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो क्या होगा? देखिए सिमिलर लॉजिक से बनाओ फॉर्मूला। अच्छा, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक का फॉर्मूला क्या होता था? हे भगवान, वेरी सैड।
बेटा मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ ये मत भी बेटा मैं ये पूछ रहा था, एम आई ऑडिबल नाउ? आवाज आ रही है मेरी? कि बेटा ये क्यू चार्ज है, उसकी वजह से आर दूरी पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है? क्या के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता था, याद हो तो? यस सर। तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा बताओ इस पोल से? मान लो पोल स्ट्रेंथ एम है, सो कैन आई राइट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, के की जगह बेटा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हो जाएगा और क्यू की जगह एम हो जाएगा अपॉन आर स्क्वायर। तो सारे फॉर्मूले बेटा एग्जैक्ट वही बनते हैं जो आपके मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के होते हैं, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के होते हैं। बस हमें एनालॉजी ध्यान में रखनी होती है। मेरे ख्याल से इतनी बात समझ आ गई। बेटा इज दिस पार्ट क्लियर? तो फटाफट से लिखो इसको, जल्दी से लिख लो और नीचे एक एनालॉजी लिख लेना कि जो काम क्यू का होता है वो एम करता है, जो काम 1/एप्सिलॉन नॉट करता है वो म्यू नॉट करता है। सो क्विकली राइट इट डाउन। Is it done? बेटा हाँ ना सर यस बेटा। सर के की जो यूनिट है वो वेबर एम्पियर पर एम्पियर मीटर लिखा हुआ है बेटा यहाँ पे। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मुझसे भी बना सकते हैं, फ्लक्स की हेल्प से लिखी हुई है बेटा, बाद में बताएंगे कैसे आती है। बाकी फोर्स यहाँ से के या फिर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की यूनिट हम नॉर्मल भी निकाल सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन m1 m2 की अपनी जो यूनिट रहती है उसकी हेल्प से एम्पियर मीटर। ठीक है, ऑल राइट। यस सर। हाँ, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ये फ्लक्स की यूनिट से आता है, बाद में बताएंगे कैसे आता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। बेटा जैसा इलेक्ट्रिक डाइपोल होता था, अब तुम खुद से सारे आंसर करते जाओ, सब कुछ सिमिलर रिपीट होगा। हमारे पास में एक प्लस चार्ज होता था, एक माइनस चार्ज होता था बेटा, तो डाइपोल बनता था। बीच की लेंथ मान लो L थी, तो डाइपोल मोमेंट क्या होता था? Q इंटू L, यही तो होता था। सेम उस तरह से बेटा दो पोल अपने पास होते हैं, तो
दोनों पोल के बीच की दूरी हमारी क्या काम करती है, डिस्टेंस का, और वो डाइपोल बनाता है, तो इसको बोला जाता है मैग्नेटिक डाइपोल। तो बेटा मैग्नेटिक डाइपोल कैसे बनता है, नॉर्थ और साउथ पोल के लिए। तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, m इज इक्वल टू, मैग्नेटिक मोमेंट को कैपिटल M से दिखाते हैं, इसको P से दिखा देते हैं, तो कैपिटल M इक्वल टू, इनके बीच की दूरी को मैंने 2L लिया तो m इंटू 2L हो जाएगा। एकदम बेसिक बेटा, सिंपल चीज, बिल्कुल जैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वैसा का वैसा यहाँ। बट हाँ एक छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना बेटा, नोट करके, जो प्लस क्यू चार्ज होता है उसकी तरह हम नॉर्थ पोल को ट्रीट करते हैं। ऐसा कुछ होता है प्लस माइनस जैसा, बट प्लस क्यू को नॉर्थ पोल मानते हैं और माइनस क्यू को साउथ पोल की तरह ट्रीट करते हैं। ये ध्यान रखना है अपने को ना। नाउ रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फोर्स, जैसा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज, तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा फोर्स अपॉन मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। आ रही है बात समझ में? सी, जिसको बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से याद है उसके लिए कोई नई चीज नहीं है, सब कुछ रिपीट कर रहे हैं, बस ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी हमें ध्यान में रखनी है। द मैग्नेटिक फील्ड इज द वैल्यू ऑफ फोर्स दैट अ यूनिट पोल स्ट्रेंथ नॉर्थ पोल एक्सपीरियंस व्हेन केप्ट एट अ मैग्नेटिक फील्ड। तो आपसे पूछे व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड की हम डेफिनेशन दे सकते थे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, इट इज अ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट चार्ज। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड इज अ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पोल स्ट्रेंथ नॉर्थ पोल एक्सपीरियंस व्हेन केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो आप ध्यान से देखोगे तो चार्ज पता है, तो जैसे डाइपोल मोमेंट वैसे ही मैग्नेटिक मोमेंट इस तरह से बेटा बनता है। तो फटाफट से नोट करो इसको। बेटा सी, हमें थोड़ा सा भी यदि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फॉर्मूले रिमेंबर है, वी आर जस्ट रिपीटिंग एवरीथिंग, सब कुछ रिपीट कर रहे हैं हम, कुछ भी नया अभी तक कर ही नहीं रहे हैं। और इस चैप्टर में मैक्सिमम तो उसी चैप्टर का रिपीटिशन है। चलो देखो बेटा, आगे चलूं मैं? देखो बेटा, अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है बेटा, जो हमने कट करने वाला कॉन्सेप्ट सीखा था वही कॉन्सेप्ट काम आएगा। देखो यहाँ बेटू, if we bisect a bar magnet of dipole moment m into two perpendicular to its length, the dipole moment of each part becomes half। कैसे बेटा, ध्यान से समझो, ये बोलना चाह रहे हैं, फर्स्ट केस ये वाला है, मैं डायग्राम अलग से भी बना देता हूँ, कि यदि मेरे पास L लेंथ की मैग्नेट थी, उसके मैं दो टुकड़े बीच में से कर दूं, तो बताओ हर एक टुकड़े का क्या मैग्नेटिक स्ट्रेंथ तो वही रहेगी कि नहीं रहेगी? सीखा था ना हमने। यस सर। बट क्या लेंथ L/2 हो गई?
तो बेटा इनिशियल मैग्नेटिक Yes, sir. मोमेंट था m/l, तो इसका हर एक टुकड़े का मैग्नेटिक मोमेंट बताओ कितना होगा। तो बेटा m1 विल बी इक्वल टू m इंटू l/2, ठीक है ना, और m इंटू l/2 कितना हो जाएगा, इनिशियल का आधा। तो हर एक टुकड़े को यदि ऐसे दो टुकड़ों में करूंगा तो हर एक टुकड़े का मैग्नेटिक मोमेंट इनिशियल का आधा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है हमको? हाँ नहीं, क्लियर है ये? बेटा एक मैग्नेट को दो टुकड़ों में करेंगे तो नए टुकड़े का मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लेंगे ना। Yes, sir. हमें कोई दिक्कत है तो बेटा बोलो हमें। इसी तरह देखो, मुझे खुद से बताओ, जल्दी से बताना जरा। ये मैग्नेट थी, इसको एक्सिस के अलोंग दो टुकड़ों में कर दूं तो हर एक टुकड़े का मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा? M/2 into L. क्या m/2 हो जाएगा? कैसे? क्योंकि बेटा नए टुकड़े का मैग्नेटिक मोमेंट होगा, देखो पोल स्ट्रेंथ आधी हो जाती है, लेंथ तो उतनी रहेगी, तो m/2 इंटू एल, तो स्मॉल m/2 इंटू एल, तो स्मॉल m/2 इंटू एल अगेन m/2 हो जाएगा, क्योंकि इनिशियली था m इक्वल टू m इंटू एल। बात तुम लोगों को समझ में आ रही है क्या? कुछ कुछ हाँ नहीं, कुछ तो बोलो। यस सर। बेटा देखो ये बहुत बेसिक है, ये दिए नहीं आएगा तो फिर दिक्कत है। ये डायग्राम इसके साथ में ये सब बना लेना। अब बेटा देखो क्या किया कि एक बार मैग्नेट थी, मान लो उसकी लेंथ थी L, ये नॉर्थ पोल यहाँ पे मान लो एक पोल था, यहाँ पे एक पोल यहाँ पे। बेटा इस बार मैग्नेट को सेमी सर्कल बना दिया तुमने ऐसे। अच्छा आप बताओ, यदि सेमी सर्कल रेडियस r है तो दोनों पोल के बीच कितनी दूरी हो गई? 2R. 2r। तो नया मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा बताओ? नया मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? क्या मैं लिख सकता हूँ स्मॉल m इंटू 2r? टास्क क्या है बेटा? ये r निकालना। कैसे निकालू r? कौन बताएगा? बेटा इस l लेंथ को ही तो मोड़ के सेमी सर्कल बनाया गया है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ l इक्वल टू पाई r? Yes. तो r क्या हो जाएगा? l अपॉन पाई। उठा के इस फॉर्मूला लाके रख दो। तो देखो बेटा नया मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा 2l अपॉन पाई, और 2l क्या था? 2ml अपॉन पाई, सॉरी, और 2lm था, lm था इनिशियल मैग्नेटिक मोमेंट, तो नए का मैग्नेटिक मोमेंट इनिशियल की टर्म में 2m बाई पाई हो जाएगा। गॉट इट? Yes, sir. समझ में आ रहा है क्या? हाँ नहीं, या केवल हम ही सीख रहे हैं? Yes, sir. ये तो बहुत सिंपल प्रोसीजर है बेटा। और देखो यदि कुछ मैग्नेटिक मोमेंट्स ऐसे थीटा एंगल पे है बेटा दो, मतलब सोचो एक मैग्नेट ऐसे रखी हुई है जिसका मैग्नेटिक टाइप में मोमेंट इधर है m1, और एक मैग्नेट मान ले बेटा ऐसे रखी हुई थी जिसका मैग्नेटिक मोमेंट इधर है, दोनों के बीच में थीटा एंगल है, तो इनका रिजल्टेंट निकालना है तो कैसे निकलेगा? वही रिजल्ट का फॉर्मूला, दो वेक्टर का रिजल्ट कैसे निकलता है? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट एक डाइपोल मतलब वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका भी रिजल्ट निकल जाएगा m1 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 cos थीटा प्लस m2 स्क्वायर। सो दैट आर द जनरल केस। ये तो बेटा जनरल रिमेम्बरेंस के हो गए, और ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो कैसे करते हैं, और ऐसे दो का रिजल्ट लेना हो तो कैसे करते हैं, ऐसे ध्यान में रखना है हमें। तो फटाफट से ये भी लिखो जल्दी जल्दी से, और लिखने की स्पीड होनी चाहिए फास्ट।
पूरा क्लियर हो गया? लिख बढ़ू आगे। यस सर। जल्दी जल्दी चारों केस लिख लो बेटा। चलो नेक्स्ट देखो बेटा, सर लिख लो बेटा। डन सर। डन। चलिए बेटा, अब बेटा आप देखो, हमें कई बार आता है कि क्या फ़र्क है दोनों में। तो हमें बेटा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पढ़ते हैं वही हमें ध्यान रखना होता है, और यहाँ हम उससे ही बहुत सारे फॉर्मूले बना लेते हैं। कैसे, आइए समझते हैं बेटा। तो पहला देखो, मैग्नेटिक फील्ड एट लार्ज डिस्टेंसेज ड्यू टू बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट p बाय मेकिंग द फॉलोइंग रिप्लेसमेंट। अभी मैं आपको बताऊंगा बेटा, एक सेकंड, मुझे एक स्लाइड ऐड करनी है, जस्ट गिव मी अ मिनट। ऑल राइट बेटा, जस्ट अ सेकंड। हाँ चलो देखो बेटा, सो क्या क्या जनरल चेंजेस है जो हमें करने पड़ते हैं बेटा। ध्यान दो, आप तो ये सब याद मत करो, ये सब हमें क्या याद रखना है वो मैं बताता हूँ। काम की चीज़, काम की चीज़ बहुत बेसिक है, जो मैं लिख रहा हूँ बेटा वो लिखना ही है अपने आप। अभी आगे डिराइव करेंगे अपन, मतलब लिख लेंगे, बना लेंगे। एनालॉजी जो मैं बता रहा हूँ वो लिखनी, याद करनी है अपने को। तो सबसे पहला पॉइंट मैं पीछे बता चुका हूँ, उनको वापस रिपीट करूंगा बेटा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और मैग्नेटिक में प्लस क्यों, नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल की काम करेगा बेटा, मतलब एम पोल स्ट्रेंथ नॉर्थ पोल के मानेंगे। माइनस क्यों, साउथ पोल का काम करता है। इसको एम ही लिखते तो एम ही है बेटा, बट ऐसा समझो कि साउथ पोल को माइनस चार्ज की तरह ट्रीट करते हैं। जो काम बेटू 1/एप्सिलॉन नॉट होता है वो यहाँ नॉट का होता है। जो काम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डाइपोल मोमेंट का होता है वो काम यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट का होता है। जो काम यहाँ पे बेटा मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है वो काम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का होता है। जो काम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का होता है वो काम यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स
का होता है। एकदम एग्जैक्ट सेम तरीके से चीजें चलती है, हमें बस इतना ध्यान रखना है, बाकी सब चीजें ऑटोमेटिकली बन जाएगी। बात समझ आई हमें? आ रहा है क्या बेसिक बेसिक समझ में? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखो बेटा। अब ये आप लिखो तो फिर मैं बताता हूँ कैसे डिफरेंट फॉर्मूले हम बनाते हैं। इसको लिख लो जल्दी से। इज दैट क्लियर बेटा? लिख लिया हमने? तो बस ये नोट ही लिखना है ना? हाँ, मेनली यही लिख लो बेटा। मतलब एनालॉजी बेटा सिमिलरिटीज है ना, ऐसा करके लिख लेना, सिमिलरिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म में। यदि ये लिख लिया है तो मैं आगे बढ़ूं। यस यस सर। चलिए बेटा, अब ध्यान से देखो आप। अब बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हम देखेंगे, देखना कैसे। अगेन हम एक तरफ इलेक्ट्रो में दो टुकड़े बना रहा हूं बेटा, दोनों पे दोनों चीजें करेंगे क्योंकि जरूरत पड़ेगी। एक तरफ इलेक्ट्रो और एक तरफ इसमें भी मैग्नेटिज्म। अब बताओ बेटा, एक पॉइंट चार्ज है Q, उसकी वजह से R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? यस। तो इसी तरह बेटा कोई पोल है, मतलब एक मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, तो इससे यदि R दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड लिखना चाहूं मैं, तो इट विल बी इक्वल टू B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। देखो जो जो कंसिडर है 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की जगह म्यू नॉट, Q की जगह M और R स्क्वायर। और देखो बेटा ये हो गया हमारे पास में एक डाइपोल बनता है ना। डाइपोल कैसे बनता है बेटा? इस तरफ हम प्लस Q को रखते हैं, इस तरफ माइनस Q। ये डाइपोल मोमेंट क्या होता था इसका? P इज इक्वल टू मान लो L दूरी है बेटा, तो Q मल्टीप्लाई बाई L। इसी तरह मैंने बताया प्लस Q का काम करता है बेटा नॉर्थ और माइनस Q का काम करता है साउथ। तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन इधर होगी और मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर हो जाएगा, यदि इनके बीच की दूरी L है तो M इंटू L। और देखो बेटा यदि इनके बीच की दूरी को अपन 2a मानते थे, तो डाइपोल के एक्सिस से R दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था? याद करो, क्या 2kp/r³ होता था? तो इसी तरह बेटा मैग्नेट यदि मैं मान लूं N और S, तो इसके सेंटर से R दूर पे, ये वही 2a मान लो बीच की दूरी थी, इसके सेंटर से R दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा बताओ? 2 एप्सिलॉन नॉट K को देखो, K को तुम ऐसे समझो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसमें फिर कंसीडर करो। तो क्या मैं B की वैल्यू को लिख सकता हूँ? देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ B इज इक्वल टू 2 ऐसा का ऐसा ही। K को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखे तो उसकी जगह म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हो जाएगा, और P की जगह कैपिटल M और R। देखो डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया, अलग से देखने की या याद रखने की नीड ही नहीं है। और देखो बेटा प्लस Q माइनस Q, इसके एक्सिस पे इक्वेटोरियल लाइन पे R दूर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था? क्या माइनस kp/r³? बोल गए सब।
इसी तरह मैग्नेट जो होती है उसके सेंटर से r दूरी पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है -μ0/4πm/r³। बोलो समझ में आया? ये माइनस किसको बता रहा है? Yes, sir. Direction. डायरेक्शन जो है वो डाइपोल मोमेंट की उल्टी है, मतलब यहाँ पे नेट फील्ड इस तरफ आता था। सिमिलरली यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ आएगा। थोड़ा थोड़ा दिमाग में जा रहा है? और देखो, यस सर। यदि डाइपोल मोमेंट इस पे टॉर्क कितना आता था डाइपोल पे? आंसर होता था P क्रॉस E। इसी तरह मुझे इस मैग्नेट पे टॉर्क बताओ। M cross B. M क्रॉस B। बहुत बढ़िया। इसी तरह बेटा इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती थी? -P.E। इसी तरह इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? Minus M dot E. B. बस दैट्स इट। सारे फॉर्मूले, सारी एनालॉजी बन गई। तो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक और भी कोई, मतलब कुछ भी चीज, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हम कुछ भी चीज उठा ले, उसका एनालॉजी, उससे इसका इक्विवेलेंट फॉर्मूला बन जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। आई थोड़ी बात समझ में? बेटा हमें और ज़्यादा की जरूरत नहीं है, इतने सफिशिएंट है। बाकी कोई और आता है तो हमें उसका इधर फॉर्मूला पता है, हम इधर भी बना सकते हैं। स्टैंडर्ड इतने हैं जो काम के हैं। क्लियर? इज दैट गुड? Yes, sir. चलो बेटा लिख लो इसको जल्दी जल्दी। बेसिक का बहुत ही लिख लो इसको। Is it done? बेटा जल्दी जल्दी करो। आगे बढ़ा क्या? यस नो? ऑर्डर। बेटा देखो ये कोई रटने का नहीं है, हमें बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से याद होना चाहिए। अच्छा एक और बात, इनके डेरिवेशन भी एग्जैक्ट सेम तरीके से होते हैं जो यहाँ होते हैं, तो डेरिवेशन इनका भी पूछा जा सकता है। आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से, मैग्नेट की वजह से।
तो आपको इसका डेरिवेशन जैसा यहाँ होता था एग्जैक्ट वही होता है। तो मैं लिख देता हूं एक बार के लिए, रिवाइज डेरिवेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के डेरिवेशन का बेटा रिवीजन करें, ताकि इनके नाम से डेरिवेशन, वो बेटा नाम ये लेंगे बट इनडायरेक्टली वो यही पूछते हैं। तो बस सब चीजों को उसके हिसाब से हैंडल करके हमें डेरिवेशन करना होता है। Is that good? Yes, sir. चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा बेटा, याद रखने की चीज है, बिल्कुल बेसिक चीज है। आगे देखो बेटा, जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती थी उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होती है, बट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से थोड़ा डिफरेंट होती है। बेटा ऐसा नहीं है कि जैसा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती थी उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की भी प्रॉपर्टी होगी। फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी थोड़ी डिफरेंट होती है। क्यों? क्योंकि बेटा मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते हैं, और मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते इसमें मैग्नेट में, इस वजह से थोड़ा डिफरेंट प्रॉपर्टी मिलती है हमें इनकी। जबकि चार्ज के मोनोपोल एग्जिस्ट करते थे, इसलिए हमें उनकी थोड़ी सी डिफरेंट फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज मिलती थी। हमें ये बात समझ में आ रही है? तो देखो बेटा, Yes, sir. व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? जो डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की होती थी उसी तरह की डेफिनेशन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की होती है। सो दीज आर इमेजिनरी लाइंस दैट रिप्रेजेंट द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ गिवन पॉइंट। फिर क्या होगी? ये इमेजिनरी लाइंस होती है जो क्या करती है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को बताती है किसी भी गिवन पॉइंट के ऊपर। बात समझ आ रही है हमें? बेटा जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या होती थी? दीज आर इमेजिनरी फील्ड लाइंस व्हिच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ गिवन पॉइंट। उसी तरह दीज आर इमेजिनरी लाइंस दैट आर रिप्रेजेंटेड दैट आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ गिवन पॉइंट। क्लियर? और देखो बेटा प्रॉपर्टीज, तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बेटा बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, वैसे इसकी भी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है जो याद रखनी होती है, ये आपको याद करनी है बेटा प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इन फॉर्म ऑफ क्लोज लूप। तो ये हमेशा क्लोज लूप की तरह होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो क्लोज लूप में होगी, वो हमारी नॉर्मल ऐसे एक से इन्फिनिटी पे नहीं जाती है, हमेशा बंद लूप बनाती है। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज होती थी क्या? No, sir. No, sir. नहीं होती थी। बट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती है? क्लोज्ड होती है। आगे बात समझ में? दूसरा पॉइंट देखो बेटा, आउटसाइड द मैग्नेट देयर डायरेक्शन इज नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो बेटा इसको याद रखना, देखो बहुत आसान है। ऐसा समझो नॉर्थ पॉजिटिव चार्ज की तरह है और साउथ नेगेटिव चार्ज की तरह है। तो आउटसाइड यदि मैग्नेट में देखूंगा तो मानो यहाँ नॉर्थ यहाँ साउथ, तो नॉर्थ पोल से शुरू होकर लाइन साउथ पोल पे टर्मिनेट करेगी, नॉर्थ पोल से शुरू होकर लाइन साउथ पोल पे टर्मिनेट करेगी, ऐसे। ये बात क्लियर है? Yes. Yes, sir. इस तरह से। इनसाइड मैग्नेट क्या होता है बेटा? अच्छा इसमें नहीं लिखा हुआ क्या? अच्छा लिखा हुआ है, while inside it is from S to N। तो बेटा क्लोज लूप बनता है, देखो पहले से ही पता चल जाएगा। तो बाहर में यदि ऐसे आ रही है तो अंदर में S से N जाएगी। तो ऐसे क्लोज लूप्स बनते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डायरेक्शन वाइज हमें ये ध्यान रखना है बेटा। तीसरा, टेंजेंट ऑन फील्ड लाइंस गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बहुत बेसिक है बेटा कि जो टेंजेंट बनेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे, वो क्या बनाएगी? वो बनाती है आपका, क्या बोलते हैं उसे बेटा, मैग्नेटिक फील्ड को बताती है।
Fourth point, two field lines never intersect. Since at intersection point we have two tangents, hence two direction of field which is not possible. बेटा जो वहां होता था वही यहाँ होता है कि दो फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि इंटरसेक्शन पे एक मैग्नेटिक फील्ड इधर और एक मैग्नेटिक फील्ड इधर, और सेम पॉइंट पे दो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। क्या पॉइंट समझ में आ रहे हैं हमको? यस, Yes. ठीक है बेटा। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 5 देखो, इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल एट सेम डिस्टेंस। मतलब फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल बेटा दे सकते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ऐसे दिखाते हैं, सेम लेंथ वगैरह और सेम दूरी पे बनाते हैं एक दूसरे से। ये भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्कस कर चुके। वैसे 6 पॉइंट, अ प्लेस वेयर द डेंसिटी ऑफ लाइन इज मोर हैज मोर मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द रीजन व्हाई गेट अ लार्ज मैग्नेटिक फील्ड एट पोल्स। तो बेटा पोल्स पे बहुत सारी लाइंस पास होती है, तो जितनी ज्यादा लाइंस पास होगी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। ये पॉइंट भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में सीखा था कि एक यूनिट एरिया से जितनी लाइंस जाती है उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहां। याद आ रहा है हमको? यस और नो? Yes, sir. है ना? Yes, तो sir. फटाफट Yes, से sir. इन पॉइंट्स को लिखो सबको। ये डायग्राम भी बना लेना एक, और ये वाला डायग्राम इसमें बनाना, और ये जैसे बनाओ तो इसमें बना लेना पॉइंट में। जल्दी जल्दी लिख लो फटाफट। मेरे देखो कम से कम 4 पॉइंट तो याद होनी चाहिए, क्योंकि पास्ट में पूछा हुआ है बहुत बार। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड, तो मिनिमम 4 पॉइंट्स तो रिमेंबर होने चाहिए हमें। 4 पॉइंट्स याद रहेंगे तभी काम बनेगा।
लिया क्या? बेटा इस दिस पेन में आगे बढ़ूं? Yes, sir. Yes, sir. चलिए देखो बेटा, इन पॉइंट्स को यहाँ दिखाया गया है, आप ध्यान से समझे। हमारे पास में जो सिचुएशन दी गई है बेटा लाइंस की, ढंग से देखोगे तो यहाँ पे बेटा देखो बी एक्सिस है, एस और एन, इन तीनों मैग्नेट में से बताओ किस मैग्नेटिक पोल स्ट्रेन ज्यादा है? जस्ट सोच के बताओ जरा। B की। क्या नॉर्मली समझ में आता है कौन सी मैग्नेट ज्यादा है? सभी। बहुत बढ़िया बेटा, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट है इनमें से बी। अच्छा, उसके बाद यदि ऑर्डर में जमा हूं मैं मैग्नेटिक स्ट्रेंथ के, तो बताओ क्या होगा? मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑर्डर यदि हम बात करें तो हो जाएगा बेटा, सबसे स्ट्रॉन्ग आपकी बी मैग्नेट है, फिर ए मैग्नेट है और फिर सी मैग्नेट है। देखो कॉमन से समझ में आ रहा है, लाइंस की डेंसिटी और लाइंस के बिहेवियर से ही समझ में आ रहा है कि क्या सिचुएशन है हमारे पास में, कैसे बनेगी लाइंस वगैरह। ठीक है, इसी तरह देखो बेटा, नॉर्थ पोल से शुरू होकर साउथ पोल पे टर्मिनेट करिए और अंदर में इस तरह से है, और इधर में जैसे जो इधर नहीं आ रही उसका क्या सेंस हुआ, ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगी जैसे है ना, इन्फिनिटी पे दूसरे कि केवल नॉर्थ पोल होता तो उससे शुरू होकर आगे तक जाती है। सिमिलर सेंस यहाँ पे हो जाएगा कि नॉर्थ और साउथ पोल हो जाएंगे इस तरह से। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा बेटा नॉर्मल। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखने की होती है। गुड, यस सर। चलिए इसको कुछ अलग से बनाने की जरूरत नहीं बेटा, ये डायग्राम वगैरह बनाने की नीड नहीं है, जस्ट समझाने के लिए था कि कैसे हम डेंसिटी वगैरह को देख सकते हैं, कम ज्यादा वगैरह। ऑल राइट, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट टॉपिक बेटा, ये भी मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। ऐसा है कि ये टॉपिक ऑलरेडी देख चुके हैं हम, प्रीवियस चैप्टर में ही मैंने आपको सिखा दिया था, बट वापस से ये टॉपिक इस चैप्टर में आता है तो फटाफट से देख लीजिए बेटा, है ना। सो इन चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड वी स्टडीड अबाउट करंट कैरिंग सर्कुलर कंडक्टर। तो यदि करंट कैरिंग सर्कुलर कंडक्टर होता है बेटा तो वो मैग्नेट की तरह काम करता है। द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप of n turns is analogous to magnetic dipole. In a current carrying loop, if we view from one side, say right side, the current appears to move in clockwise direction, this is like south polarity, and if you view from other side, say left side, current appears to move in anti-clockwise, then we say that the north polarity is there. तो उस पर डिपेंड करता है बेटा देखने से, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, बता दिया था मैंने प्रीवियस चैप्टर में कि यदि किसी में क्लॉकवाइज करंट जाता है देखने से तो वो साउथ की तरह काम करता है, और एंटी क्लॉकवाइज करंट जाता है तो वो नॉर्थ की तरह काम करता है। याद है या भूल गए हम? याद है। ये बता चुके बेटा मुझे जहां तक पता है। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग लूप, ये भी हम डिस्कस करके I into A, वेयर करंट इज I एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉइल इज A, और यदि n
होंगे तो NI है। तो बेटा अलग से बहुत कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, एक सिंपल ऐसा लिख लो बेटा, करंट कैरिंग लूप, एक सिंपल नोट लगा के लिखो, ये पूरा कहानी मत लिखना क्योंकि वी हैव रिटन, ये मत लिखना, सिंपल एक नोट लगा के लिखना, करंट कैरिंग लूप behave like a magnet, और फिर उसके बाद कुछ पॉइंट्स लिख लेना बेटा, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट उसका इतना होगा जहां I का मतलब करंट है, A का मतलब ये है, और M का मतलब मैग्नेटिक मोमेंट। जस्ट राइट इट डाउन। ठीक है, इज दिस क्लियर? Yes, sir. तो बस बेटा कंप्लीशन के लिए इतना सा लिख लो, ताकि वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, मैंने प्रीवियस चैप्टर में ही करवा दिया था आपको, तो अलग से कुछ नया नहीं है। बेटा ये ऑलरेडी लिख चुके हैं, इसलिए नहीं लिख रहे ऊपर वाला पहले ही, तो इसलिए केवल एक बार, वैसे लिख तो ये भी चुके हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट आइए होता है, बट स्टिल लिख लो ये 2 लाइन तो। Then हो गया, मैं आगे बढ़ूं? यस, नो? Yes, sir. चलो बेटा आगे देखो बेटा, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म इन कंपैरिजन विद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बेटा अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ क्या होता था बताओ? क्लोज लूप करंट को इंटीग्रल B डॉट DA मतलब फ्लक्स, फाई इज इक्वल टू Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Yes, sir. यही होता था। Yes, sir. तो यहाँ के अकॉर्डिंग बेटा किसी मैग्नेट के लिए बात करूं तो फ्लक्स होगा टोटल मैग्नेटिक स्ट्रेंथ अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बट सिंस बेटा मैग्नेट के दोनों साथ साथ रहते हैं और मैंने आपको बताया एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव का काम करता है, तो मैं खुद से सोच के बताओ इसके लिए फ्लक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए मैग्नेट के लिए? क्लोज सरफेस में रख दे तो क्या 0 होनी चाहिए? अरे प्लस क्यू और माइनस क्यू को रख दूं किसी क्लोज सरफेस में तो फ्लक्स क्या होगा? Yes, sir. 0। तो इसी तरह फ्लक्स जो आता है बेटा वो 0 आ जाता है। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए गॉस लॉ क्या होता था? द फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज गिवन बाय, वो फॉर्मूला हो जाएगा बेटा I इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 0। क्यों ऐसा हुआ? अरे समझ में आया क्या? Yes, sir. हाँ, क्योंकि दोनों अपोजिट होते हैं बेटा। आगे देखो यहाँ, द अबो स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट बेटा इंडिकेट्स, ये पहले अपन वापस समझा दो बेटा ध्यान दो। गॉस लॉ क्या कहता था? फ्लक्स होता है क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब मैं तुमसे पूछूं बेटा, एक प्लस क्यू चार्ज के अंदर रख के माइनस क्यू भी, तो इससे फ्लक्स कितना होगा सरफेस से? 0।
समझते हो? Yes. अब बेटा क्लोज सरफेस में पूरी की पूरी मैग्नेट रखी हुई है, तो बेटा नॉर्थ को मैंने सिखाया प्लस क्यू करो, साउथ माइनस क्यू, तो क्या इसमें भी दोनों का मैग्नेटिक इफेक्ट एक दूसरे को कैंसिल कर देता है? तो फ्लक्स कितना आएगा? यस सर, 0। मैग्नेटिक फ्लक्स 0 आता है। तो किसी भी क्लोज सरफेस से बेटा देखो इसमें तभी होगा जब ऐसा हो, ऐसा नहीं होगा तो कुछ आएगा। बट मैग्नेट तो क्या हमेशा दोनों पोल साथ ही रहते हैं मैग्नेट के, तो किसी भी क्लोज सरफेस से जिसके अंदर मैग्नेट रखा हुआ है फ्लक्स हमेशा ही 0 होता है। तो देखो बेटा, the above statements indicates that the same law in electrostatic extends to magnetism. In the case of magnetism, monopoles do not exist, which means you cannot isolate north and south pole. Hence, there is no accumulation of charge anywhere. The number of lines entering the area is equal to number of lines leaving the same area. Hence, net flux is 0. मेरी बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। तो बेटा जितनी Yes, sir. लाइन यदि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो जितनी लाइन एंटर करती है उतनी छोड़ के जाती है, तो इसलिए नेट फ्लक्स 0 हो जाता है। सिमिलर केस किसके लिए होता है? मैग्नेट के लिए। नॉर्थ से जितनी लाइन छूटेगी वो साउथ पे चली जाएगी, तो वो अंदर के अंदर ही रह गई समझ लो, या फिर क्या हुआ कि जितनी अंदर आएगी उतनी ही बाहर जाएगी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड ऑन नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ए स्मॉल एरिया एंड इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। बाकी बेटा गॉस लॉ किसी क्लोज सरफेस के लिए है, बाकी इन जनरल मैग्नेटिक फ्लक्स लिखना हो तो उसका फॉर्मूला सेम वही होता है जो फ्लक्स होता है। फ्लक्स क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है बेटा, सॉरी ई डॉट डी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ई डॉट डी ए, उसी तरह मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा ई बी डॉट डी ए। तो इसको बेटा डी फाइव बी को बी डॉट, इसको डी ए कर लेना ना, हम एरिया को डी ए से दिखाना है, तो बी डॉट डी ए। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज इन बी डॉट डी ए अपना फ्लक्स, और हमें टोटल फ्लक्स निकालना होगा तो वी कैन राइट, यदि एरिया चेंज नहीं हुआ तो बी डॉट ए, और एरिया वगैरह चेंज हो रहा है देन वी कैन इंटीग्रेट इट। तो ये दो फॉर्मूले लिखना बेटा इसके। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई क्या? लेट मी रिपीट अगेन बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ कहता है कि जो नेट फ्लक्स होगा वो होगा क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैग्नेटिज्म में वही होता है कि मैग्नेट के टोटल मैग्नेटिज्म की स्ट्रेंथ अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बट जो नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को अपोज करते हैं तो इस वजह से 0 हो जाता है क्लोज सरफेस से, वही यहाँ पे सिखाया गया है। और इन जनरल मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है तो फ्लक्स कैसे निकाले? बी इंटू ए फॉर्मूले से, जैसे ई इंटू ए फॉर्मूला होता है तो इस तरह से हम फ्लक्स निकाल सकते हैं। तो फटाफट से जल्दी से लिख लो इसको, और लिखने की स्पीड तेज होनी चाहिए बेटा, मैंने पहले ही बताया था इसमें थोड़ा थ्योरी पार्ट ज़्यादा है। इज इट डन बेटा? सर ये जो आपने फॉर्मूला लिखा है इसकी वैल्यू हमेशा 0 आएगी? किसके बेटा?
नहीं, इसकी वैल्यू सर मैग्नेटिक फ्लक्स की नहीं बेटा, ये मैग्नेट के लिए जीरो होगा, क्लोज सरफेस के लिए, केवल क्लोज सरफेस के लिए जीरो होगा, मैग्नेट के लिए बाकी जीरो नहीं होगा, है ना। एक वायर है बेटा, मान लो उसकी वजह से यहाँ किसी एरिया से फ्लक्स निकालूं, तो क्या जीरो थोड़ी होगा वो, समझ गए हम। यस सर। ये तो किसी मैग्नेट की वजह से जीरो है बेटा। सर गॉस लॉ में तो हम क्लोज सरफेस ही लेते हैं ना, लेकिन हाँ, उसके लिए जीरो बात करते हैं बेटा, ये तो इन जनरल है, ये इन जनरल फॉर्मूले है। बट गॉस लॉ से बात करूं मैं तो क्लोज सरफेस से किसी मैग्नेट की वजह से फ्लक्स जीरो होगा, या मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से कह लो बेटा। आ गया समझ में? बस शायद बेटा लिख लो कि जनरली मैग्नेट के लिए वैलिड रहता है, कि कोई मैग्नेट रखे हम पूरा का पूरा। बेटा डन? यस, नो, सडन। यस सर। चलो बेटा। मेरे ख्याल से हो गया होगा ये। यस सर। चलिए बेटा, ये पोर्शन बेटा बाद में लेंगे, क्योंकि आज जितना टाइम बचा उसमें पूरा नहीं होगा ये। एक सेकेंड है ना, मैं मटेरियल्स पहले ले लेता हूँ। हाँ, तो बेटा थोड़ा इसका थ्योरेटिकल पोर्शन ले लेते हैं, फिर जो मैथमेटिकल पोर्शन बचता है इस चैप्टर का वो अगले लेक्चर में करके हम इसको एंड करेंगे। चैप्टर उतना ही बचता है ना, तो थोड़ा सा जितना टाइम बचा है उसमें हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन, इसमें एक मैथमेटिकल पोर्शन आता है अर्थ मैग्नेटिज्म का, वो बेटा बच रहा है अपना, तो वो आज अपन कंप्लीट भी नहीं कर पाएंगे और बीच में छूटेगा तो सही भी नहीं रहेगा फिर वो। तो पहले कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन है वो हम सीख लेते हैं बेटा, क्योंकि आपको बेसिक आइडिया ऑलरेडी है भी। तो व्हाट आर डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेज बेटा? मैग्नेटिक मटेरियल हम मेनली 3 तरह के मैग्नेटिक मटेरियल पढ़ते हैं, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। ठीक है,
डायमैग्नेटिक क्या हो जाएंगे, पढ़ा हुआ है सबने हमें, ए सब्सटेंस दैट डेवलप्स वीक मैग्नेटाइजेशन इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो बेटा ऐसा सब्सटेंस जिसमें वीक मैग्नेटाइजेशन होता है, या बेटा मैग्नेटाइज वो जो सब्सटेंस होता है वो बहुत कम मैग्नेटाइज होता है, ऐसे सब्सटेंस को हम डायमैग्नेटिक बोलते हैं। तुम्हें याद हो तो केमिस्ट्री में हमने सीखा था डायमैग्नेटिक के लिए मैग्नेटिक मोमेंट या म्यू की वैल्यू 0 आती है, याद है क्या? यस सर। और अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं यदि केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग? एब्सेंस ऑफ 0। 0 बेटा। 0। इसी तरह तो इनके क्या एग्जाम्पल हो गए जनरली बेटा, ऐसे सब्सटेंस कॉपर, जिंक, एंटीमनी, बिस्मथ, मर्क्यूरी, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा। पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं? सब्सटेंस विच डेवलप्स वीक मैग्नेटाइजेशन इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो बेटा ऐसे सब्सटेंस जो अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं, और ऐसे सब्सटेंस जो वीक तो करते हैं बट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, ठीक है बेटा, सोडियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन, है ना, CuCl2 एक्सेट्रा। तो ऐसे सब्सटेंस हमारे पास में होते हैं बेटा। तीसरी कैटेगरी आती है फेरोमैग्नेटिक, जो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन करते हैं बेटा। Substances which develop strong magnetization in the direction of the magnetic field, these are strongly attracted by the magnetic field. इनका अट्रैक्शन भी स्ट्रॉन्ग होता है मैग्नेटिक फील्ड से। फॉर एग्जाम्पल आयरन, कोबाल्ट, निकेल, मैग्नेटाइट वगैरह बेटा, और हो गया इसका, ये सब हमारे पास में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्ट होते हैं। जस्ट बेसिक डेफिनेशन है डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेज। और इवन बेटा इनको इन शॉर्ट हम ऐसे भी लिख सकते हैं, substances which get repelled slightly in magnetic field। ये स्लाइट अट्रैक्शन होता है बेटा, इन लिख सकते हो, बट ये प्रॉपर डेफिनेशन है फिजिक्स के अकॉर्डिंग जो हमने लिखी हुई है बेटा। स्लाइट अट्रैक्शन जिनमें होता है इन मैग्नेटिक फील्ड, शॉर्ट में हमेशा याद रख सकते हैं ऐसे, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड। तो इनको लिख लो फटाफट से, और चाहो तो ब्रैकेट में बेटा ये लाइंस भी लिख लेना, थोड़ा याद रखना आसान हो जाता है। क्या इतने सारे एग्जाम्पल्स याद रखने हैं? नहीं, 2-2 एग्जाम्पल याद रहे मोर देन सफिशिएंट है। डायमैग्नेटिक के 2 का नेम याद रख लो, पैरामैग्नेटिक के 2 याद रख लो, फेरो के 2 याद रख लो।
डन बेटा, लिख लिया है हमने। हाँ नहीं, 2 मिनट सर। जल्दी जल्दी लिख लो बेटा। डोंट वरी, बड़ा चैप्टर नहीं बेटा, मैक्सिमम अपना एक अगली क्लास जब भी होगी उसमें मैक्सिमम चैप्टर ओवर हो जाएगा। ये जैसे आज थर्सडे है तो एक क्लास और बची वीक की, तो उसमें मैक्सिमम चैप्टर ओवर हो जाएगा, थोड़ा बहुत ही बचेगा। फिर नेक्स्ट वीक में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन शुरू कर देंगे। अब तो लिख लिया बेटा, आगे बढ़ूँ मैं? यस सर। अच्छा, यहाँ पे भी टर्म्स आ गई क्या? डिफिकल्ट। चलो एनीवे बेटा, फिर जो रिमेनिंग पार्ट है फिर अपन अगली क्लास में ही करेंगे, है ना? तो ज़्यादा नहीं बचा, बट बेटा एक सा है कि वो इलेक्ट्रिक वाला जो अर्थ मैग्नेटिज्म का पोर्शन है उसको फिर बीच में शुरू करके बिल्कुल भी नहीं बैठेगी बात। तो हम इतना जितना कर लिया हमने, लिख लिया इतना तक। यस सर। यस सर। कोई बात नहीं। अब यहाँ से बेटा पहले फिर हम अर्थ मैग्नेटिज्म और एक मैथमेटिकल पोर्शन देखेंगे, फिर वापस से इनके डिफरेंस को समझेंगे, क्योंकि इनमें क्या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, इनके डिफरेंस आएंगे, तो वो समझने के लिए हमें थोड़ा सा पुराना देखना पड़ेगा। हार्डली बेटा बताऊं तो एक मैथमेटिकल पोर्शन मैग्नेटाइजेशन वाला, अर्थ मैग्नेटिज्म और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी फील्ड, इनके बीच का रिलेशन, दैट्स द ओनली थिंग रिमेनिंग। और उसके बाद हम देखते हैं तो हिस्ट्रेसिस लॉस करके एक आता है कर्व। तो ये 3 छोटे छोटे टॉपिक्स है अपने पास में, बट ये समझो आधा आधा घंटा तीनों टेक करने वाले हैं अपना आराम से, और डिपेंड्स कि हम कितना उसको पचा पाते हैं उस पर भी डिपेंड करेगा। अर्थ मैग्नेटिज्म इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक कि हमारी अर्थ मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, आप सबको पता है। अब वो कैसे मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, उसका मैग्नेटिज्म का इफेक्ट क्या होता है, उसका मैग्नेट कैसा होता है, ये सारी चीज़ें हमारे देखनी रहेगी अर्थ मैग्नेटिज्म में, और वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी अच्छा रहने वाला है वो फैक्टर जो अपना है, और उसमें काफ़ी मतलब चीज़ें बेटा नई भी रहेगी हमारे लिए। सो दैट इज फॉर इट। उसके अलावा इस वीक में टेस्ट रखा था क्या मैंने? सैटरडे है शायद, है ना? यस सर। हाँ, सैटरडे को अपना कोऑर्डिनेशन का टेस्ट है शायद से, है ना? यस सर पेपर चल रहा है मतलब। अच्छा अच्छा, तो क्या हो गया? तो बेटा एक ही तो पेपर है, जितना पढ़ा हुआ उससे दे देना। सर अभी आईपी आरी सर तो अभी पूरे हफ्ते से पेपर चल रहा है, मैं तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। हाँ कोई बात नहीं है, जितना हो उतना देना, जितना पढ़ा हुआ, ठीक है, नो इश्यूज। ऑल राइट बेटा, देखो ऐसे तो फिर वो अब तो कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। 12th में हो आप, स्कूल खुल जाएगी, उसके बाद प्रैक्टिकल चलते रहेंगे, तो वो तो फिर एक्सक्यूज अपना, या आप कह लो कि सिचुएशन हमेशा ही बनी रहेगी। तो वैसा तो फिर कब तक चलाएंगे अपन? तो अभी से ऐसी आदत मत बनाओ, सर दोनों तरह की सर सिचुएशन हैंडल करने की रखो। हाँ सर सरफेस केमिस्ट्री के जितना बनाना सर पेपर, हाँ, अच्छा बना दो सर वो पेपर बहुत। ज़्यादा बड़ा नहीं बेटा, थ्योरेटिकल पेपर्स वैसे ही बनते हैं, हालांकि कुछ एडवांस क्वेश्चन दिए जा सकते थे, बट इन एनी वे आई विल ट्राई टू डू दैट। अरे अच्छा कहा था, वो तो बहुत जल्दी जल्दी में बनाया था, तुम्हें अच्छा थ्योरी थी इसलिए तुम्हें नंबर आ रहा होगा, इसलिए लग रहा होगा अच्छा। एनीवे तभी अच्छा बना था। विल मीट अगेन नेक्स्ट क्लास। अच्छा, केमिस्ट्री बेटा रिमेंबर करो, इतना टाइम देने का फायदा नहीं मिलेगा यदि नहीं सर? आएगा तो। हाँ बोलो। सर कल वीबीटी दोबारा पढ़ा देना। अच्छा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मतलब उसके कोऑर्डिनेशन की? यस सर, कुछ ठीक, कुछ बता देंगे। क्वेश्चंस हो रहे थे। ठीक है, बता देंगे वो भी, और क्वेश्चन जिनमें डाउट है तो बेटा वो दे देना मुझे, तो मुन्नी को डिस्कस कर लेंगे।
ठीक है। सर वो भी प्लस थ्योरी में भी डाउट है। हाँ हाँ ठीक है, मैं बता दूंगा थ्योरेटिकल पॉइंट्स भी। तो कल वो कर लेंगे पहले डिस्कस थोड़ी देर। इट्स टोटली फाइन। थैंक यू सर। ऑल राइट बेटा, थैंक यू सर।